नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2024 सत्र का है। दोस्तों 2025 सत्र में जिनका भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है उन सब के लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से आपके पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि एमसीक्यू मोड में है और लगभग यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा होनी है वो इस बार ओएमआर सीट पर होनी है, यानी ऑब्जेक्टिव मोड में होनी है। तो आप सब के लिए ये रामबाण रहेगा क्वेश्चन पेपर। दोस्तों सेमेस्टर सेकंड में जो आप सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये मेजर के लिए है। मेजर और माइनर ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए माइनर का पेपर सेमेस्टर नंबर सेकंड और फोर्थ और सिक्स में नहीं होता है, ये फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में होता है। ठीक है, तो ये मेजर का ही पेपर है। जिनका मेजर के रूप में सब्जेक्ट है केमिस्ट्री उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया ग्लूकोज का कौन सा कार्बन एनोमरिक है। विच कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज इज एनोमरिक। तो एनोमरिक कार्बन के रूप में आप ध्यान रखेंगे C4 को, यानी कार्बन 4 को क्या बोला जाता है, ये एटम होता है ग्लूकोज का। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो कार्बन एनोमरिक है वो कार्बन 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिलोम शर्करा पूछी गई है। इनवर्ट शुगर क्या है। ऑप्शन दिया गया आपका शर्करा का प्रकाश सक्रिय रूप, दूसरा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का सममोलर मिश्रण, तीसरा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिश्रण और चौथा है इच्छू शर्करा का एक रूप। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सही उत्तर जो हो जाएगा दूसरे का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यही आपका करेक्ट उत्तर है। दूसरे का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा। अगला है लैक्टोज जल अपघटन पर देता है। बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, 2021 सत्र से लेकर के 24 तक सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है कि लैक्टोज का जल अपघटन जब हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप याद रखेंगे कि जब लैक्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो हमें ग्लैक्टोज प्राप्त होगा। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लैक्टोज। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मूत्र में शर्करा की पहचान के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिकर्मक कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये रिपीट होगा इस बार, ध्यान रखेंगे। पूछा गया है द रेजेंट विच मे बी यूज टू डिटेक्ट शुगर वाइन इज। तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो फेलिंग सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम फेलिंग सोल्यूशन का प्रयोग करके मूत्र में शर्करा की पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज समानता प्रदर्शित करते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो द आइसोमरिज्म। तो आप याद रखेंगे दोस्तों ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज हैं ये हमेशा फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया स्टार्च है एक ट्राइसैकेराइड या एमाइलोज। ऑप्शन दिया गया तीसरा आपका एमाइलोपेक्टिन और चौथा दिया गया है एमाइलोजियम एमिलोपेक्टिन का मिश्रण। तो आप याद रखेंगे जो स्टार्च है वो है ए मिक्सचर ऑफ एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए अगला देखेंगे भैया। 7वां प्रश्न आ चुका है। एनोमर्स पूछा गया है। एनोमर्स क्या होते हैं, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। एनोमर्स क्या होते हैं, तो एनोमर्स हमेशा क्या होते हैं, डायस्टोमर्स होते हैं। ठीक है, एनोमर्स आर डायस्टोमर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे और जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि ग्लूकोज रजत दर्पण परीक्षा देता है क्योंकि इसमें समूह उपस्थित होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, ग्लूकोज गिव सिल्वर मिरर टेस्ट बिकॉज इट कंटेन द ग्रुप। तो आप याद रखेंगे ये इसलिए जो है सिल्वर मिरर टेस्ट
जो देता है, ग्लूकोज सिल्वर मिरर टेस्ट देता है वो इसलिए क्योंकि इसमें हमेशा कीटोन ग्रुप मिलता है। ठीक है, कीटोन ग्रुप की उपस्थिति के कारण ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज रजत दर पर परीक्षा देता है क्योंकि इसमें कीटोन समूह उपस्थित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं अभी तक, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न है, टालन अभिकर्मक को कौन अपचयित करता है? विच विल रेड्यूस टालन रेजेंट। तो टालन रेजेंट को जो रेड्यूस करता है वो ग्लूकोज रेड्यूस करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला देखेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है एल्डोपेंटोस के कुल प्रकाशिक समवयवी की संख्या है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ एल्डोपेंटोस आर। तो एल्डोपेंटोस में कुल प्रकाशिक जो समवयवी की संख्या है वो कितनी है? तो आप याद रखेंगे 8, टोटल 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल किसकी संरचनात्मक इकाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमीनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ। तो ये कार्बोहाइड्रेट का है, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो इनमें से आप याद रखेंगे प्रोटीन्स। अमीनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि प्रोटीन में बंध उपस्थित होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 11 नंबर और 12वां प्रश्न, प्रोटीन में बंध पूछा गया है कि कौन सा बंध उपस्थित होता है। तो प्रोटीन में हमेशा पेप्टाइड बंध मिलता है। क्या मिलता है आपको? पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन का मुख्य कार्य। द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज। पहला है ऊर्जा स्रोत के रूप में। क्या हम प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो ऊर्जा के रूप में होता है, निर्माण में होता है, या प्रघात आवश्यक, या फिर सुरक्षित भोजन? तो इनमें आप ध्यान रखेंगे इसका जो उपयोग होता है वो हमेशा किस में होता है? वो निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो निर्माण करना है, शरीर के रखरखाव करना है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें है समविभव बिंदु, जिसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। समविभव बिंदु पर अमीनो अम्ल कैसा व्यवहार करता है? यानी एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड बिहेव एज। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? एनायन के रूप में, कैटायन के रूप में, ज्विटर आयन के रूप में, या नन ऑफ दीज? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो अमीनो अम्ल है, यानी कि माफ कीजिएगा, जो समविभव बिंदु पर अमीनो अम्ल है वो व्यवहार करता है, किसके रूप में व्यवहार करता है? तो इसमें आपको याद रखना है ये ज्विटर आयन की तरह व्यवहार करता है, ज्विटर आयन। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बहुत बार ये परीक्षा में रिपीट हुआ है। एमजे पेयरू बरेली विश्वविद्यालय में आया हुआ था, आगरा विश्वविद्यालय में पूछा गया था, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी ये सेम रिपीट हुआ है। इसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, कानपुर विश्वविद्यालय में, सब यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखेंगे, प्रोटीन की अधिकांश संरचना यहाँ पर पूछी गई है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टनरी? तो याद रखेंगे इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, कौन सा होगा? टर्सरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें से सही उत्तर है आपका। अगला है, इनमें से कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन आपको बताना है भैया, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है क्रेटिन। क्या क्रेटिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, या फाइब्रिन है, या इंसुलिन, या फिर नियोसिन? तो सही उत्तर कौन सा होगा इसमें? सही उत्तर जो हो जाएगा वो इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर होगा। अगला देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है, अमीनो अम्ल रखता है द अमीनो एसिड कंटेन। तो पहला ऑप्शन है कि ये NH2 ग्रुप रखता है, या COOH ग्रुप, या सी दिया गया बोथ NH2 एंड COOH ग्रुप। तो अमीनो एसिड कंटेन करता है बोथ NH2 एंड COOH ग्रुप, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, और 18 नंबर प्रश्न है कि किस अमीनो अम्ल में कोई असम्मित कार्बन नहीं होता है? विच अमीनो एसिड हैज़ नो कायरल कार्बन?
यानी किस अमीनो अम्ल में कोई असमित कार्बन नहीं होता है? तो असमित कार्बन किस में नहीं होगा? पहला है ग्लाइसिन, बिल्कुल ग्लाइसिन में कोई चिराल कार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। दूसरा है 19 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया निम्न हाइड्रोजन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न हाइड्रोजन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका जिसमें है दिया गया अमीन, बी है वसा, सी दिया गया है आपका कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो निम्न हाइड्रोजन परीक्षण जो होता है वो अमीन देता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे आरएनए सहायक होता है, क्वेश्चन पूछा गया है आरएनए इज यूजफुल इन, तो आरएनए यूजफुल होता है किसमें? पहला ऑप्शन देखेंगे हम जिसमें दिया गया है, पहला है अनुवांशिक लक्षण हेतु, बी है आपका पाचन तंत्र, सी दिया गया है, माफ कीजिएगा तीसरा ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का सिंथेसिस, आरएनए इन यूजफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर होगा 20 नंबर प्रश्न का। अगला देखेंगे दोस्तों 21 नंबर प्रश्न, और यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है 21 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि डीएनए का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भाई कि डीएनए का जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वाटसन एंड क्रिक याद रखेंगे, डीएनए का जो मॉडल दिया गया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट आपका है 22, क्वेश्चन नंबर 22, और 22 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा के साथ क्या मिलाने से बनता है? न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ शुगर, पहला ऑप्शन है स्टार्च, बी आपका दिया गया है कि फॉस्फेट, सी है प्यूरिन और डी दिया गया है फॉस्फेट समूह प्लस प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल में जो शर्करा है तो शर्करा के साथ जब हम फॉस्फेट ग्रुप प्लस प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्योंकि ये कई बार रिपीट हुए हैं और 2 प्रकार से रिपीट होता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा में के साथ क्या मिलने से बनता है, तो जब हम न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा मिला देंगे तो हमें फॉस्फेट समूह, प्यूरिन और पिरिमिडीन मिलेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगर पूछ लेता आपसे दूसरी तरह से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है इसको समझिएगा। क्वेश्चन में मिल जाए फॉस्फेट समूह प्लस प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन प्लस शुगर, अगर ये कंबाइन किया जाए तो आपको क्या मिलेगा? तो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में उपस्थित नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार से लमसम आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ठीक है। जिस कभी पूछेगा आपसे कि कौन सा आरएनए में उपस्थित होता है, पूछेगा आरएनए में उपस्थित नहीं होता है, फिर पूछेगा डीएनए में कौन उपस्थित होता है और डीएनए में कौन उपस्थित नहीं होता है, ये चारों प्रकार के। तो यहाँ पर समझिएगा आरएनए में उपस्थित नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। पहला है यूरेसिल, तो यूरेसिल जो है ये आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। थायमीन नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया था? थायमीन, तो थायमीन आरएनए में नहीं पाई जाती है, थायमीन पाई कहाँ जाती है? तो ये डीएनए में मिलेगा आपको, ठीक है। थायमीन डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा। बाकी आरएनए में यूरेसिल, रिबोस और फास्फेट ये तीनों समूह उपस्थित होते हैं। पूछा गया था कि उपस्थित कौन सा नहीं है, तो थायमीन, ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा सही उत्तर है। अगला है 24 नंबर प्रश्न, इसमें है डीएनए अणु की आधारभूत इकाई पूछी गई है। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, आपके ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन क्षार, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और पेंटोस। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, और 25 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की आनुवांशिक सूचना किसके द्वारा वहन की जाती है? द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कैरिड बाय, पहला ऑप्शन शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट या सभी। तो इनमें से हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए मॉलिक्यूल को प्राप्त होता है वो शुगर, नाइट्रोजन और फॉस्फेट इन तीनों के माध्यम से मिलता है। चलिए
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन सी दवा CNS पर कार्य करके दर्द समाप्त करती है, यानी विच ड्रग रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑफ CNS। तो पहला ऑप्शन है एनाल्जेसिक, एंटीपार्टिक, एंटी फंगल या फिर एंटी बैक्टीरियल। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा एनाल्जेसिक। ठीक है, इनमें से एनाल्जेसिक जो दवा है वो CNS पर कार्य करके दर्द को समाप्त करती है, पेन में रिलीफ देती है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 है पेनिसिलिन, क्या पूछी गई है? पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक ये है या फिर ये आपका एंटी बैक्टीरियल है, एनाल्जेसिक है या एंटी फंगल? तो एंटी फंगल होगा नहीं, एनाल्जेसिक भी नहीं है और एंटी बैक्टीरियल भी नहीं है। ये जो है पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, फार्माकोफोर की सबसे पहले किस भाषा में दी गई? पहला है पॉल इल्डिच, जेम्स कोरे या हंसज या ई फिशर। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा पॉल इल्डिच। ठीक है, फार्माकोफोर की सबसे पहली जो भाषा दी गई थी वो थी पॉल इल्डिच। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 29 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि एनाल्जेसिक तथा एंटीपायरेटिक गुण की दवा जिसमें सबसे कम सूजन पैदा करने का गुण है उसका नाम क्या है? ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया गया निमोसुलाइड, दूसरा है एस्पिरिन। तो इसमें से निमोसुलाइड और एस्पिरिन बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर पैरासीटामॉल का उपयोग किया जाएगा, पैरासीटामॉल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला है डाइजेपाम पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न बन चुका है पेपर में। डाइजेपाम है एंटीबायोटिक, CNS कारक अभिकर्ता, एंटी फंगल या फिर एंटीवायरल। तो ये दोस्तों याद रखेंगे डाइजेपाम जो है ये CNS एजेंट है, CNS एजेंट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया एंजाइम के सक्रिय केंद्र पर जो सबटेस्ट है वो किसके द्वारा बनता है? आयनिक बॉन्ड के द्वारा या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा या वांडर वाल इंटरेक्शन के द्वारा या ऑल ऑफ दीज के, यानी सबके द्वारा। तो अगर हम बात करें एंजाइम के सक्रिय केंद्र पर सबटेक्ट, ये जो बांधता है उसमें आयनिक बॉन्ड भी इंक्लूड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडर वाल इंटरेक्शन, ये तीनों होते हैं, इसलिए आंसर लगाएंगे आप सभी ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेडिनिसोलेन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की संख्या क्या है? तो इनमें जो कार्बन की संख्या होगी वो क्या होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 32 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट में करिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में एग्जैक्ट दिखा नहीं रहा, तो आप लोग आंसर करके बताइएगा अगर पता है, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में इसका एग्जैक्ट आंसर डाल दूंगा। चलिए भाई 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें पूछा गया आपसे एसीक्लोविर का गुण, एसीक्लोविर हैज़ द प्रॉपर्टी। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 आप। एसीक्लोविर का जो गुण है वो एंटीवायरल है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में बन चुके हैं। यहाँ पर दिया गया है एजल्टी जूडोविडेन जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जूडोविडेन। ये किस प्रकार की दवा है ये आपको बताना है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, पेपर में लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है हर विश्वविद्यालय में। तो जूडोविडेन को आप याद रखेंगे, ये आपका HIV एड्स से संबंधित मेडिसिन है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड की संरचना पूछी गई है कि कैसी होती है। पहला ऑप्शन है BCC की है, दूसरा है सामान घनीय टाइप या FCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पहला दिया था, दूसरा था सामान्य घनीय यानी सामान जो घन बनेगा, ठीक है वो इस प्रकार से, और FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक की तरह या फिर षष्ठफलीय। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर होगा सीजियम क्लोराइड की जो संरचना बनती है वो बेस आपका बॉडी सेंटर्ड
की तरह बनेगा, बीसीसी टाइप होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 36 नंबर, ये दोस्तों कानपुर विश्वविद्यालय, MJPRU और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2024 सत्र में पूछा जा चुका है, जिसमें आया था कि घनीय जालक में कुल कितने सममित तत्व हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन ए क्यूबिक क्रिस्टल। तो इनमें जो टोटल नंबर है सिमेट्रिक एलिमेंट के वो है 23, ठीक है, यानी 23 होगा। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि घनीय जालक में कुल जो सममित के तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है, 23 है। अगला देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि बीसीसी संरचना में एकांक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। द नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी अरेंजमेंट पर यूनिट सेल इज। तो पर यूनिट सेल जो होगा वो 2 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आप लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया है NaCl जालक में RNa प्लस RCl यानी कि Na+ और Cl का अनुपात क्या है। तो इसका जो अनुपातिक मान है, ठीक है, अनुपातिक मान जो आएगा वो आएगा 0.524, इसलिए ऑप्शन 1 याद रखेंगे। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं भाई, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में कौन सा आक्रिस्टलीय ठोस पूछा गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले ऑप्शन को, PbNO3 का होल स्लाइस 2, तो ये आपका आक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय ठोस पूछा गया है। एक क्रिस्टलीय ठोस है, पहला निश्चित ज्यामितीय आकृति जिसकी होती है, क्या वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, या समतल फलक, या तीक्ष्ण कोर, या फिर सभी। तो दोस्तों जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं उनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, सममित फलक होता है और तीक्ष्ण कोरें होती हैं, इसलिए सभी लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 41 नंबर है दोस्तों, बैकेलाइट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। बैकेलाइट पूछा गया है कि क्या है। पहला ऑप्शन है कि इलेस्टोमर, बी ऑप्शन आपका दिया गया, देखिएगा बी ऑप्शन, जिसमें दिया गया नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक बहुलक, मोनोमर या 3D जालक। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बैकेलाइट क्या है, इलेस्टोमर है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है। थर्मोसेटिंग बहुलक पूछा गया है। नायलॉन 66 है ऑप्शन में, बैकेलाइट है, पॉलीथीन है, या फिर टेफ्लॉन। तो इनमें से जो थर्मोसेटिंग बहुलक है वो है बैकेलाइट। बैकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग बहुलक के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर 2 पर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि आंतरिक सयनता एवं बहुलक के अणुभार में संबंध क्या है। तो इसमें जो संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा मॉड N/Km। आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, ठीक है। मॉड, ध्यान दीजिएगा, मॉड N = Km², Kma, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंतरिक सांता में बहुलक के अणुभार में संबंध। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ये पेपर में इस बार देखने को मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उदाहरण है। इनमें से बहुलक का उदाहरण आपको बताना है। पहला है नायलॉन 6, न्यूप्रीन, टेफ्लॉन, बैकेलाइट। तो बहुलक अगर बात करें तो सह बहुलक कोपॉलीमर, तो कोपॉलीमर के अंतर्गत आता है नायलॉन 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए 44 का ऑप्शन ए सही है। अगला देखेंगे भैया, चलिए सर 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किस विधि से बहुलकों की संख्या औसत अणुभार प्राप्त होता है। विच मेथड गिव नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। पहला है प्रकाश प्रकीर्ण, दूसरा इसमें दिया गया है आपका सायनता, प्रासरण दाब, और चौथा है सेंटीमेंटेशन। तो करेक्ट उत्तर इसमें से जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेस्टिक प्रेशर, ठीक है। ओमेस्टिक प्रेशर इसमें से सही उत्तर है, यानी ओमेस्टिक प्रेशर विधि से बहुलक की संख्या और औसत अणुभार
प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर आपका है। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 46, जिसमें पूछा गया है कि जीपीसी विधि में बहुलक अणु किसके अनुसार अलग होते हैं। तो बहुलक अणु पूछा गया है किसके आधार पर, तो साइज के आधार पर अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्ले नाला है। स्ले नाला पूछा गया है, इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ले नाला। तो स्ले नाला का जो फुल फॉर्मूला होता है वो होता है R3SiOH, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर है। कई बार ये पेपर में बने हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49 नंबर, ये कई बार पेपर में बना हुआ है। ट्राइफास्जिन की संरचना पूछी गई है कि ट्राइफास्जिन की संरचना कैसे होती है। तो इसकी संरचना आप लोग याद रखेंगे, प्लेनर होती है, समतलीय, ठीक है, समतलीय होती है ट्राइफास्जिन की संरचना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें है कि सिलिकॉन को किस रूप में हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो सिलिकॉन का उपयोग हम ग्रीस के रूप में बिल्कुल कर सकते हैं और वॉशिंग क्रीम के रूप में नहीं कर सकते। सिलिकॉन का प्रयोग हम वॉशिंग क्रीम के रूप में नहीं कर सकते हैं, बाकी ग्रीस, स्नेहक और विद्युत रोधी के रूप में हम कर सकते हैं। तो पूछा गया था कि किस रूप में नहीं कर सकते हैं, तो वॉशिंग क्रीम के रूप में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा गया है कि फास्फेजिन निम्न प्रकार की अभिक्रिया देता है। तो फास्फेजिन किस प्रकार की अभिक्रिया देता है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी न्यूक्लियोफिलिक 1, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक योग, और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखेंगे जो फास्फेजिन है वो अभिक्रिया देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, ठीक है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें है कि अग्निरोधी कपड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अग्निरोधी कपड़े हैं उनको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप सभी लोग करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे आपका 52 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड, ठीक है। अग्निरोधी कपड़े बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। चलिए तो आप ध्यान रखेंगे जो नेचुरल रबर है वो पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है 56 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं PBC, आपका बी ऑप्शन दिया गया है यानी कि दूसरा नंबर टेफ्लॉन, सी है पॉलीएथिलीन और डी दिया गया कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो बहुलक है वो है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57 है मैलेकाइट ग्रीन है। तो मैलेकाइट ग्रीन जो है वो एक प्रकार का टाई ऑरिल मेथेन डाई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 58 नंबर, जिसमें है औषधि में प्रयुक्त डाई है, यानी कि कौन सी ऐसी डाई है जिसका प्रयोग हम मेडिसिन में करते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे क्रिस्टल वायलेट, कांगो रेड, बी आपका दिया गया है कि मेथिल ऑरेंज और चौथा है एलिजरीन। तो हम किसका, क्रिस्टल वायलेट का प्रयोग करते हैं मेडिसिन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है एक रंगीन को डाई होने से उनमें क्या होना जरूरी है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है जिसमें ऑक्सोक्रोम है, क्रोमोफोर बी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है आपका है जिसमें यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा। तो आप याद रखेंगे इसमें दोस्तों कि एक रंगीन को डाई होने के लिए उनमें ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों का होना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर इसमें से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मॉडरेट डाई है। मॉडरेट डाई बताना है। पहला ऑप्शन है एलिजरीन, बी है इंडिगो,
सी ऑप्शन दिया गया तीसरा यानी कि फिनेप्थीन, और डी दिया गया फ्लोरोसेंस। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका एलेजरीन आपका करेक्ट उत्तर है, यानी मॉडरेट डाई जो है वो एलेजरीन है। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन, कौन से युग्म समान ओसाजोन बनाएंगे? तो समान ओसाजोन बनाने के लिए आप याद रखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये समान ओसाजोन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, ग्लूकोज किसके साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोनिक अम्ल देता है? पहला है ब्रोमीन जल, टालन अभिकर्मक, सी ऑप्शन है फेलिंग अभिकर्मक, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो याद रखेंगे कि ग्लूकोज जो है वो अगर हम ब्रोमीन जल के साथ उसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो उस ग्लूकोनिक अम्ल देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता है? म्यूटा रोटेशन कौन सा नहीं देता है? तो इनमें से पहला ऑप्शन आप देखेंगे माल्टोस, तो माल्टोस म्यूटा रोटेशन देता है, लैक्टोस भी देता है, इसमें से सुक्रोस, सुक्रोस जो है ये म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, समविभव बिंदु पर अमीनो अम्ल किस तरफ जाएगा? तो समविभव बिंदु पर जो अमीनो अम्ल है वो किस तरफ जाएगा ये आपको बताना है। तो कैथोड और एनोड ये दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो मूव ही नहीं करेगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड मूव नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर होगा, नॉट मूव। चलिए अगला देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है DNFB पॉलीपेप्टाइड का क्या निर्धारित करता है? तो दोस्तों DNFB पॉलीपेप्टाइड का जो निर्धारण करता है वो कौन सा सिरा करता है? तो याद रखेंगे इसमें से आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर बोथ N टर्मिनल एंड C टर्मिनल, दोनों का निर्धारण करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला है इष्टतम ताप पर एंजाइम होता है। पहला है सर्वाधिक सक्रिय, न्यूनतम सक्रिय, अक्रिय या समान सक्रिय। तो इष्टतम ताप पर जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? मोस्ट एक्टिव होता है, सर्वाधिक सक्रिय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुआनिन एवं साइटोसिन का युग्मन किसके माध्यम से होता है? पहला है एक हाइड्रोजन बंध, दूसरा है 2 हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बंध, और चौथा दिया गया कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो गुआनिन है, ठीक है, गुआनिन और साइटोसिन का युग्मन जो होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, जिसमें है ऑक्यूपेशन सिद्धांत में किसके द्वारा सुधार किया गया? ऑक्यूपेशन थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय, तो ऑक्यूपेशन थ्योरी जो सुधार किया गया था वो क्लर्क के द्वारा सुधार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GABA इज एन, ये क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों GABA जो है ये एक प्रकार का एसिड है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया था बेंजोकेन किस तरह की दवा है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि बेंजोकेन जो है किस प्रकार की दवा है। पहला है कार्डियो वस्कुलर, एंटीओप्लास्टिक या फिर स्थानीय निश्चेतक या एंटी मलेरियल। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्थानीय निश्चेतक, ठीक है। ये जो बेंजोकेन है ये स्थानीय निश्चेतक की तरह एक प्रकार की दवा है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें है क्लोरोफेनिकल का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो इसका उपयोग हम टाइफाइड फाइबर के रूप में करते हैं। टाइफाइड बुखार जब हो जाता है तो क्लोरोफेनिकल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है NaCl जालक में सोडियम की समान संख्या क्या है? NaCl द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl क्रिस्टल, तो इनमें संख्या जो होगी वो 6 होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें है नायलॉन सिल्क और सेलुलोज हैं। नायलॉन सिल्क और सेलुलोज ये क्या हैं? तो ये एक प्रकार के फाइबर हैं, ठीक है, याद रखेंगे नायलॉन सिल्क और सेलुलोज एक प्रकार के फाइबर हैं, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 74 जिगलर नाटा बहुलकीकरण में जो प्रयुक्त धातुएं हैं वो कौन सी हैं? तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट में जो प्रयुक्त धातुएं हैं वो उनमें धातु में आ जाता है आपका TiAl,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 75 नंबर प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक निम्न प्रकार के हैं। तो थर्मोप्लास्टिक जो बहुलक हैं वो लीनियर और क्रॉस लिक्विड ये दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए बोथ लगाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो दोस्तों आज के इस पेपर में हमने 75 प्रश्न को सॉल्व कराया है। ये क्वेश्चन पेपर था MJPRU बरेली विश्वविद्यालय का। बाकी आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, जिसमें भी MCQ पेपर होना है यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, जिसमें कानपुर विश्वविद्यालय, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आपका आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, माँ सुकाम्बरा विश्वविद्यालय, यहाँ पर पेपर MCQ होने हैं और सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर रामबाण है। यहाँ से लगभग दोस्तों आपको बता दूँ 60+ क्वेश्चन रिपीट होने की गारंटी है। ठीक है, और यह क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका सॉल्यूशन यानी कि आपको आंसर शीट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।